बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ये बड़ी अच्छी बात होती है, उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इंसान जो है उसमें ये शऊर बेदार होता है, ये अवेयरनेस आती है कि आप सिर्फ अपने लिए ही या अपनी ज़ात की हद तक नहीं महदूद होते, आपकी ज़ात बाकी लोगों के जज्बात के साथ भी जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे जो आपके अपने होते हैं, और फिर सिर्फ अपनों में आपके घर की हद तक जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं, आपके पड़ोसी हो गए, आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आपका जो सोशल सर्कल होता है और माशरा बिलखसूस। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जानते हो तो ही आप उनकी खैर के लिए दुआ करें। माशरे की बहाली के लिए, माशरे की तरक्की के लिए एक पेज पर होकर रहना और हर एक एक शख्स का इस नज़रिए से ख्याल रखना कि वो इंसान पहले और बाद में आपका उसके साथ रिश्ता किसी भी नाते से जुड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है। आज पाकिस्तान में हमसायों का नेशनल डे मनाया जा रहा है, यानी कि नेशनल नेबर डे मनाया जा रहा है। और आप ये देखें कि हमें तो सबसे आली शान जो मिसाल सीखने जानने को पैदा होते साथ मिलती है, हमारा जो प्यारा मज़हब इस्लाम है, विच इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी गुजारने का ढंग, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, तर्ज़ ज़िंदगी का अमल क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक मोमिन होने की हैसियत से अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हकूकुल इबाद, और हकूकुल इबाद में बिलखसूस फिर पड़ोसियों के हकूक़ का बड़ा एक अहम किरदार, उसकी तरजीहात को बहुत हाईलाइट किया गया हमारे मज़हब में। तो ये जो नेशनल डे है ये तो दुनियावी हद तक चले महदूद है, लेकिन हमारे मज़हब में ही इतना एम्फसिस दिया गया है कि पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, उनके दुख सुख में उनके साथ रहना, उनका साथ देना, ये ढारस और ये ढाल बनना। और ये जानते हुए कि आपके जो आसपास लोग हैं, जो आपके एरिया में रहते हैं या इलाके में रहते हैं, आपके पड़ोस में अगर खुदा ना खास्ता किसी दुख में मुब्तला हैं तो आप पहले होने चाहिए उनका कथासिस करने के लिए। अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में शरीक होना बहुत ज़रूरी है। ये रिवाज, ये ट्रेंड हमारे जो छोटे शहर हैं और गांव देहात हैं उनमें तो बहुत है। मुझे आप देखें, मैं मेरे जो फादर की साइड से हम जेहलम से बिलोंग करते हैं और हमारा जो गाँव का है इलाका वो ज़िला जेहलम में आता है, मेरे दादा और दादी का। तो हमारे तो जो घरों के दरवाजे हैं वो खुले हुए होते हैं, हम दरवाजे बंद या गेट बंद करते ही नहीं हैं, हर कोई आ जा रहा होता है, हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए होते हैं। कभी किसी को फ़ोन करके पूछना नहीं पड़ा कि आप लोग घर में हैं कि नहीं। मुझे याद है जब तक मेरे दादा दादी हयात थे, हमारे घर में एक ऐसा रौनक मेला होता था और पड़ोसियों के दुख को समझा जाता था और बैठ के एक बैठक का एहतमाम होता था कि इस मसले से हल कैसे निकालना है। ये होते हैं वो हकूक़ की पासदारी के सही तरीके से ज़िम्मेदारी को समझना। बड़े शहरों में बदकिस्मती के साथ, उसमें मैं भी शायद शामिल ज़रूर, शायद क्या यकीनन, हम मसरूफ़ हो जाते हैं इतना कि तरजीहात भूल जाते हैं, लेकिन ख़ुसूसन नेबर्स के राइट्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें लाइव कॉल करेंगे। पहले सेगमेंट में सादी अरशद साहिबा मौजूद है, तो पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जी। आप पकड़ फ़ोन की तरह आपका, हाँ बिल्कुल पास है। मैंने कहा डर गई कैसे फ़ोन के बगैर कैसे काम चलेगा, क्योंकि आपका सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वही बिल्कुल सही। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में हमारे साथ जो मौजूद है वो एक ऐसी हस्ती हैं जो किचन के सेगमेंट को बहुत और हकूक पूरे करती हैं। शेफ नाजिश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नाजिश, क्या बन रहा है आज? अच्छा, आज मैं चाइनीज़ बना रही हूँ जिसमें एग फ्राइड राइस होंगे, उसके साथ चिकन चिली अनियंस होगा, चिकन जो ब्राउन सॉस में बने, ब्राउन सॉस में। वेरी गुड, ठीक। आप उसके साथ मिक्स बेरी का ड्रिंक बनाऊंगी मैं। वक्फा इतना ले रही हूँ, मुझे लगा बस हो गया इतना ही। नहीं, मिक्स बेरी का ड्रिंक भी और भी कुछ है? नहीं, बस आप बनाना शुरू करें। नाजिश, मैं बताती हूँ, नाजिश ये सोचिए कि उसने आज इन हमसायों का ख्याल रखना है और जल्दी जल्दी बनाती हाँ, ये कैसी बात है, जुल्म है कि सैटरडे वाले प्रोग्रामिंग में गेस्ट को सर्व किया जाता है, लेकिन वो प्रोग्राम में सेगमेंट्स का एहतमाम होता है ना। संडे में तो हम साथ लाइव सर्व भी करें, तो आज हम सर्व ज़रूर करेंगे, ठीक है नाजिश? डन। अच्छा जी, मेरे सामने जो हमारे मेहमान मौजूद है, एंड आई हैव ऑलवेज बिन हिज फ़ैन, वी ऑल बिन हिज फ़ैन, क्योंकि हम जब आरिफ भट्ट की बात करते हैं, आरिफ ने उस दौर में सिंगिंग का आगाज़ किया, बैंड्स का एक दौर में हमारे पाकिस्तान में बड़ा एक अरूज था। जनून बैंड की हम बात करें, जुपिटर्स की बात करें,
और इतने सारे बैंड्स, हारून का था और इतने सारे बैंड्स हैं कि अभी मेरे जहन से भी कारवान एक बैंड था, बहुत सारे ऐसे बैंड्स का रिवाज था। वाइटल साइंस की बात करें वो तो फिर 80s के दौर की हम बात करते हैं, 90s अर्लीज में। लेकिन आरिफ भट्ट ने फिर तब सिंगिंग के मैदान में अपने बैंड के साथ काम करते हुए अपना आप मनवाया और ही हैज़ गॉट अ वंडरफुल वॉइस कि जब बैंड्स का रिवाज फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और सोलो सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। लेकिन आरिफ भट्ट की हम बात करें बिलखसूस तो अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है। प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको होस्टिंग करते हुए भी देखते हैं। ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एज वेल और इनकी सिंगिंग और इनके जो गाने हैं हम तो इनके फ़ैन हैं ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि गोल्डन डिस्क अवार्ड भी इनको मिला। स्ट्रिंग फेलोज़ बैंड से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो उनके अहम सतून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना मज़ेदार इंट्रोडक्शन दिया कि मैं तो बस आई वाज लाइक फ्लाइंग, ऊपर ऊपर ऊपर। मुझे था कि कहाँ ब्रेक लगेगी और मैं कहाँ नीचे आऊँगा आराम से आपके सामने तक। थैंक यू सो मच। डेविस रोड तक ही उड़ रहे थे ना? बस अभी उड़ने की, और अभी मेरे विंग्स जो थे जो ना वो हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा किया कंट्रोल और वापस आ शुक्र है माल रोड तक नहीं पहुंचे, आना मुश्किल हो वरना आना मुश्किल हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, साथ ही साथ आपसे भी हम बातचीत करेंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन कॉलर्स भाई, कॉलर्स का भी सेगमेंट है, उनसे बात करते हैं। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। आतिफ है जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आतिफ भाई, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी मैं रोज डेली बेसिस पे देखता हूँ आपका प्रोग्राम, जो जब भी होता है तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं फतेह जंग से। फतेहगढ़ से? फतेह जंग। ओके, मौसम कैसा है फतेह जंग का, ये बताइए। जी बहुत अच्छा है। अभी तो हवाएं तो, अभी बारिश भी पिछले दिन में हुई थी और अभी हवाएं भी ठंडी चल रही हैं। चले चले, बहुत शुक्रिया, दुआ में हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने मैं के। पूछना चाहता हूँ कि आपसे ये जी हेलो। जी 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 मैं खादिया से बात करना चाहता हूँ ना जी, बताइए। जी मैं ये अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो है ये शादी हफ्तों में होगी या घरों में होगी और कब तक हो जाएगी, ये बताइए। ठीक है, पूरा नाम बताइएगा। आतिफ खान। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। ये 23 दिसंबर। ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईयर बताइएगा दोबारा से, समझ नहीं आई जी। क्या बताना है? ईयर, साल किस सन में पैदा हुए हैं? ये 1996। 1996। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिए। में जो आपने डेट ऑफ बर्थ दोबारा बतानी, क्योंकि मैं सुन नहीं। ओके, एक तो 1996 है, 24 है, और मंथ कौन सा था जी? क्योंकि मुझे दिसंबर का महीना था। शादी अपनों में होगी, गैरों में होगी। मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर वजाहत करते हुए, जो देखने वाली ऑडियंस है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के स्टूडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ह्यूज अल्हम्दुलिल्लाह, तो आवाज़ थोड़ी मफल करती है, तो अक्सर हमें नहीं भी स्टूडियो में समझ आती। टीवी पे आपको लगता होगा कि ये क्यों बार बार पूछ रहे हैं। जी, शादी उन्होंने पूछा अपनों में होगी या गैरों में होगी। अच्छा, काफ़ी हद तक आपके अपने जानने वाले जो हैं वो हो सकते हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह कुछ अनकरीब कोई आपके मामला चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह कुछ बनने जा रहे हैं। तो अपनों में तकरीबन कुछ जानने वालों में, अपनों में कुछ इस तरह का मामला जानने वाले होंगे वो हमसायों में तो नहीं, क्योंकि आज हमसायों की बात हो रही है, तो मैंने तो कहा, मुझे तो खुद नाजिश से भी जो है वो यही रिक्वेस्ट थी कि भाई हमसायों का आज ख्याल करना। लेकिन ये कि इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली होती। समटाइम्स आप जिनको जानते हैं, आपके दोस्त है, बाप, जानने वाले, उसको भी हम जानने वालों में ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक। वो ज़रूरी नहीं होता कि आपके रिश्तेदार ही हों, क्योंकि समटाइम्स जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो आपके उसी जुमरे में आ देखे वाले लोग होंगे बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आरिफ, आपका स्टार क्या है ये बताइए। मेरा स्टार लिब्रा है। ओके, लिब्रास के बारे में बताइए जरा सादिया, रफली पहले तो। हाँ, लिब्रास जो उनसे होते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव माइंडेड, और इनको मैं समटाइम सेल्फ ऑब्सेस्ड भी कहती हूँ। हाँ, बड़े खुद से प्यार करने वाले, कोई बुरी बात नहीं होती है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात होती है। सेल्फ सेंटर्ड होना शायद अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद सेल्फ, हाँ, वो बहुत अच्छी बात होती है। अपना ख्याल रखना, अपनी चीज़ों के बारे में दे आर वेरी केयरफुल। किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये उनके कॉन्शियस लेवल में या सब कॉन्शियस लेवल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन बात। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए, क्योंकि पूरे सेगमेंट पे आरिफ तो मौजूद है, लेकिन खारिया से कॉलर है, उनकी पहले कॉल सुनते हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुन्नत, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताओ कैसी हो? ठीक हो? ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत, और मेरा स्केड्यूल कोई पूछ रहा था, बेचारे लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछना है, शादी का सवाल है मेरा।
ओके, पूरा नाम बताओ पहले। मतीहा शफीक, ओके 10 जुलाई 1999। ठीक है, 10 हाँ। जुलाई 1999। शादी के बारे में पूछना है? जी, खानदान में होगी या खानदान से बाहर होगी या कब तक होगी? ओके, प्रपोजल्स वगैरह आ रहे होंगे? जी, अभी 2-3 रिश्ते आए हैं लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सादिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, आपकी शादी इसको हम कहते हैं घर वालों की मन पसंद, मर्जी, रजामंदी उसके बगैर नहीं होगी, और आपकी अम्मी की जो साइड की फैमिली होगी ना, मदर साइड की फैमिली, उधर से तो इस वक्त में भी कोई रिश्ता, कोई मामला मौजूद है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इस वक्त आपकी वहाँ पे कोई बातचीत चल रही हो, और इसी दौरान में बल्कि अगले साल के कुछ मार्च अप्रैल तक आपकी शादी का हो जाना, रिश्ते का हो जाना काफ़ी हद तक मुमकिन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही। और यही दौरानिया बन रहा है। और आजकल में तो काफ़ी हद तक बातचीत, बल्कि जो कमिंग मंथ होगा ना, यहाँ पे आपकी कमिटमेंट हो जाना, मंगनी हो जाना, एंगेज हो जाना, इस तरह की मामला इंशाल्लाह बन सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बैक टू आरिफ, लिब्रा की बात करते हुए। हाँ जी, लिब्रा के हवाले से, क्योंकि मेरे तो अपने घर में माशाल्लाह 3 लिब्राज है, एक मेरी बेटी है, एक मेरा भांजा है, एक मेरी भांजी है। So we are a family now. हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह मेरे घर में तो ढेर है लिब्राज। एक बात करते हुए फिर कॉलर की तरफ अच्छा, बढ़ना है तो जल्दी से। लिब्रास के लिए ये कि दे आर वेरी, जब किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो बेतहाशा करते हैं, दिल खोल के, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है। बट एक दफ़ा जब एक कदम क्या पीछे, वो एक कदम को पीछे नहीं होता, वो फिर पूरे 10,000 कदम पीछे होते हैं। देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर आर नो ग्रे एरियाज इन देयर पर्सनालिटी। एरिया, बिल्कुल ठीक। आर या पार होता है। और ये खतरनाक भी है वैसे। उज़मा है जी चीचा वतनी से, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुंदर बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का शुक्र करोड़ बार। जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। अच्छा जी जी, किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। ओके बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 2019। 28 फरवरी 2019। जी ठीक तो है जी। ये अभी तक इसने चलना शुरू नहीं किया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यानी इसका क्या मसला है कि यानी यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से है या कोई दावत है इसमें, तो कब तक चलेगा? बल्कि मेरे बेटे की ट्रीटमेंट आपके साथ ऐसी हो रही है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं कि अभी बोलना नहीं शुरू उन्होंने किया? चलना नहीं शुरू किया। चलना नहीं शुरू किया। जी ओके, चलना नहीं शुरू किया। कोशिश करती है वो? जी कोशिश तो करता है, तो आपके साथ क्या ही पेशेंट है मेरा जो बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही। आप कह रही हैं चलना नहीं शुरू किया, कोशिश करता है वो आपका बेटा, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इंशाल्लाह आपका ये मसला हल करे, आमीन सुम आमीन जी। अच्छा देखिए, जो बहुत से बच्चे, मैं आपको वैसे ओवरऑल बताती हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या समझते हैं, जानते हैं, जिसका भी मून साइन स्कॉर्पियो का होता है ना, ऐसा बच्चा या लेट बोलता है या लेट चलता है, ठीक है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, और जिस वक्त इसने माशाल्लाह बोलना या चलना या जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है, वो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। सो एक तो आप परेशान ना हो, और जैसे ही ये कुछ अब से कुछ 6 या 8 महीने के बाद अगर आप इसकी कोई थेरेपी या कोई भी चीज़ नहीं करवा रहे हैं या करवाना आपको चाहिए, थोड़ा सा ना आपको हेल्प करनी पड़ेगी इस बच्चे में। मरकरी वैसे भी इसका वीक है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प, ये बच्चा थोड़ी सी हेल्प चाहता है, हेल्प करें। और कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थोड़ी सी शुरू में ही आ जाती है। आप इसकी बहुत टेक केयर करते होंगे, चले ना, गिरे लाड ना, प्यार में। लाड प्यार वो चीज़ है। बाकी अगर मैं कहूँ कि कोई प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता कोई सेहत के हवाले से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नजर। लेकिन मेरा ये एक ब्रादराना या आजाना मशवरा ये कि आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, किसी प्रोफेशनल के पास। मैं ज़ाती तौर पे बता दूं, मेरी बेटी जो है वो उसने भी देर से चलना शुरू किया था, गो के 5 साल की उम्र में नहीं, लेकिन देर से। मेरे वालिद साहब हैं ही इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने ये कहा था कि तुमने इसको लाड प्यार में बिगाड़ दिया है, तो इस वजह से वो इतनी रिलाई तुम पे करती हो। और दूसरा वो थोड़ी ओवरवेट भी थी, जिसकी वजह से कोशिश करती थी, लेकिन चलना उसने देर से शुरू किया था। फिर थोड़ा सा जो उनका मशवरा था, तो इसलिए आप मेडिकल डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाइएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सुंदर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे खुद अपने घर में है। मेरे बेटे का भी मून स्कॉर्पियो का है, जिसका भी मून, वो लेट बोलता था, उसने बहुत लेट बोलना शुरू किया था, तो आई गॉट वरीड कि क्या हो गया है।
अब देखो खुद मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने अक्सर ये बात भी करती हूँ कि हम समझते थे चिराग तले अंधेरा होता है। हम लोग जब खुद अपने बच्चों का देखते हैं ना तो हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, हम लोग कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं। और ये मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैं उनके बिहाफ पे ये बात करने लगी हूँ कि हम लोग अपने चीज़ को देखते हुए ना हम ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो हमसे गलत मिस्टेक होते हैं। जैसा डॉक्टर का अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकता, तो हम लोग ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैं खुद परेशान हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग जिसमें कोई, हाँ लेकिन आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे मशवरा ज़रूर करें, वो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेज फिजिकली कुछ चीज़ें बताते हैं, उसकी हेल्प लीजिए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सॉर्ट आउट। मैं एक मज़े की बात ऐड कर दूं कि माई मदर यूज्ड टू वॉच योर फादर्स प्रोग्राम, तो वो इतना एक हैंडी सा एक चीज़ हो जाती थी कि मुझे अभी याद है कि बहुत छोटे बच्चों को ना मेरी मदर उनके कानों के पास जा जाके ना कभी यूं यूं जैसे चेक करती थी, कभी यूं यूं, वो प्रैक्टिस जो डॉक्टर साहब बताया करते थे। तो वैसे एक जनरल बात है इस हवाले से ये कि टू मच केयर इज़ अ पुअर केयर। ऐसा ही टू मच केयर इज़ अ पुअर केयर। आपको कॉन्शियस थोड़ा सा ठीक है होना चाहिए, हर पेरेंट्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन जब आप ओवर कॉन्शियस होते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तब आप खुद से उस चीज में बिगाड़ पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो नेचुरली जब हैपनिंग जो हो रही है उसको होने, वो गो विद द फ्लो टाइप चीज जो है वो होने देनी चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों के मुतालिक खास तौर पे अगर आप अपने हस्बैंड के मुतालिक परेशान हो के वो कम बोलते हैं तो साउंड्स गुड, लेकिन अगर आपका बच्चा कम बोले तो कोई बात नहीं, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। वेरी वेल सेड। अच्छा जी, कॉलर्स हमारे पास है मौजूद। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। कॉलर्स का सिलसिला अब खत्म होता जाता है, कुछ नहीं होता, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम लाइव कॉल्स लेंगे। सादिया थैंक यू सो मच। ये तो कमाल कह दिया आपने, इस पे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले हम सादिया का शुक्रिया अदा करेंगे। सादिया थैंक यू सो मच। और स्ट्रिंग फेलोज के आरिफ हमारे साथ, आरिफ भट्ट मौजूद हैं, क्या सुनाने वाले हैं? पहले बस आज लिस्ट में मैंने कुछ 2-4 सॉन्ग्स इस तरह के रीशफल किए हैं। छल्ला है ना? छल्ला भी है आज। नहीं ये सोचना नहीं है, छल्ले के बगैर नहीं हो रहा काम। जी आज सुनाएंगे जरूर। आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप है आरिफ भट्ट। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारी टीम। और सुंदस जमील के साथ शेफ़ नाजिश कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। अभी शॉट दिखाना चाहिए कि नहीं, कुछ डला ज़रूर है। क्या डल रहा है ये थोड़ी देर में। ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेफ़ नाजिश जो हैं ये बर्तनों से खेल रही हैं या हमारे दिलों से खेल रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे खुशबू हम तक पहुंच रही है वैसे वैसे वो एक तजस्सुस है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है इनके हाथ में इतना जायका है, आपने बहुत इजी इनको लिया हुआ है। ये जब खाना बनेगा, प्रेजेंटेशन और जायका आपने कहना है कि बस फिर इन्हीं से पकवाना है। यू गेट मी राइट, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली ये कंफर्म किया कि खाना सर्व भी होगा हमें कि नहीं होगा। नाजिश प्लीज, बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की टीम मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहब एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस। को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इन्होंने गाना गाया है ना, वहाँ पे खड़े होकर सुन रही थी। वेरी नाइस, वंडरफुल, दिल खुश हो जाता है। गुड टू सी यू बैक। और आरिफ, हम अब जब बात करते हैं स्ट्रिंग फेलोज की, उस दौर में उस टाइम पे आपने आगाज़ किया टेम्पल रोड पे। टेम्पल रोड मशहूर था उस दौर में कि स्टूडियोज हैं और वहाँ से बैंड्स की सूरत में एंड यंगस्टर्स काम कर रहे थे, यंग लड़के फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स का मुराद ये है कि हम देखते हैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, लेकिन पैशन ऐसा था, जुनून सिंगिंग का। वो दौर अब याद आता है आपको? बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हम तो तब स्कूल एज में थे और उस टाइम हम आइडियलाइज करते थे जिन लोगों को जो प्रोफेशनली म्यूज़िक करते थे और हम उनकी तरह बनना चाहते थे। तो वो पूरा जो एक सोर्स था, जिसे कहते हैं म्यूज़िक का एक सोर्स या मंबा, वो एक टेम्पल रोड के ऊपर एक स्टूडियो होता था जुपिटर्स प्रोडक्शन के नाम से, जहाँ पे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा चांसेस जो थे वो मिलते भी थे। वो एक प्रोडक्शन थी, वहाँ पे तीनों बैंड एक साथ थे, जुपिटर्स, वेट मेटल एंड म्यूज़िक मैथ। वो तीनों पाकिस्तान के लीडिंग बैंड भी थे उस वक्त, ख़ास करके पंजाब में और या लाहौर के। तो जो हम चूँकि सेंट्रल रीजन पंजाब के रहने वाले थे, तो हमारी दौड़ जो थी वो वहाँ तक थी। उसके बाद हम बहुत चक्कर काटा करते थे कि किसी तरीके से वो बेसमेंट के अंदर हम घुस जाएँ जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती, फिर वहाँ अली अज़मत, फिर जवाद अहमद, नजम शिराज, वाइडल साइन, ये सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे। तो बस फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फिर अल्लाह पाक ने हमें भी ये मौका दिया कि हम जिस बेसमेंट में घुसने की हम दुआएं करते थे, फिर हमें अल्लाह ताला ने उसी बेसमेंट में जाने का मौका दिया
और फिर उस बेसमेंट से निकाल के अल्लाह ताला ने हमें अराउंड द ग्लोब चक्कर भी लगवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ये स्ट्रिंग बड़ी- फेलोज की एनर्जी जो है मुझे याद है, वो अगर आपको डॉक्टर साहब याद मुझे हो, याद है। एनर्जी एंड योर एनर्जी, छल्ला दे जा निशानी, जी, जी। ये आपका डेब्यू सॉन्ग That था। was my debut. Actually मैं जब I started with वेट मेटल्स में मैंने नजम शिराज को रिप्लेस किया था। दे वांटेड टू टेक मी एज अ लीड वोकलिस्ट फॉर जुपिटर में तब जवाद अहमद थे और मुझे उन्होंने जवाद अहमद का रिप्लेसमेंट वो किया। तो लेकिन जब मुझे उन्होंने देखा तो आई वाज वेरी यंग, तो मुझे उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा बच्चा सा है, छोटा सा है, तो वो क्योंकि वो बहुत बिजी बैंड था तो किस तरह से करेगा। फिर उन्होंने मुझे वेट मेटल्स में वो मेरी प्लेसिंग वहाँ पे हो गई। आई मीन मेरे लिए तो वो तीनों ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स थे। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, लेकिन कुछ अरसा करने के बाद फिर हमने स्ट्रिंग फेलो जो है वो फॉर्म किया। फिर तीनों बैंड्स में से क्रीम टीम जो थी वो निकली और हमने स्ट्रिंग फेलोज को रीफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फिर वी केम अप विद छल्ला दे जा निशानी, गोरी दिल से ना जाए रे, जो हमारे हमसाया मुल्क की मूवीज में भी मतलब कॉपी हुआ गाना। So there was no looking उसके बाद back. यस, फिर वो एक लेगेसी है जिसको हमने 2006, 7, 8 तक हमने कायम continue रखा। किया। माशाल्लाह, दैट्स आई मीन अमेजिंग। एक जो आपकी जर्नी और सफ़र है, मुझे याद पड़ता है कि हमारे कॉलेज में वो टाइम ऐसा था, बैंड जरूज में थे तो कॉन्सर्ट्स होते थे डॉक्टर साहब। और हम कितने खुश हो कि हमारे पूरे कॉलेज के दिनों के बाद रुकते थे कि भाई वो कॉन्सर्ट होने वाला है। और हमें ये होता था कि हमें फ्रंट सीट कहीं से मिल और जाए। अब पर्ची होती थी, उसको साइन कराना होता था, तो अब्बू बड़ी मुश्किल से, उनके मूड पे डिपेंड करता था, अगर गुस्से से आए हैं तो नहीं पर्ची में दिखाती थी कि साइन कर दें कि मैं चली जाऊं। आपके अब्बू के साथ तो हमारी इतनी अच्छी यादें वाबस्ता है क्योंकि वो हर जगह प्रोग्राम्स PMA के और Great person. अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे और बहुत हेल्पफुल रहे हैं वो थ्रू आउट बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्टों की जर्नी के अंदर भी। तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल ज़रूर है, ऐसा ही, यानी दूसरों के क्रीम रोल खाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो माशाल्लाह, तो ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो वो हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा मतलब एक्नॉलेज करता हूँ कि जो चीज़ मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि नेवर गिव अप। ऐसा ही है, नेवर गिव अप। और आप इंसान जो है, ये बहुत ज़्यादा भी बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आप आ गई, आपके हवाले से और भी ज़्यादा होंगी। लोग जो हैं वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, लोग जो हैं परेशानी का बहुत ज़्यादा, तोहमात का बहुत ज़्यादा शिकार, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना बैक एंड पे लैकिंग एक होता है। आप लैक करते हैं अपना कॉन्फिडेंस और अपना फेथ अल्लाह ताला में ख़ास तौर पे। तो वो फिर आप दैट लीड्स टू किसी का फेलियर, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो जो डॉक्टर साहब की बात है ना कि नेवर गिव अप, कि आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, जिसकी मिसाल वो खुद भी हैं। ऐसा वो सबसे बड़ी फुटबॉलर और उसके बाद एक चीज़ उन्होंने खुद फेस किया एंड ब्ला ब्ला। तो वो ये कि ये दैट्स बिल्कुल सही है। और इस पे तो ईमान आपका होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर किसी मुश्किल से आपको दो चार कर रहे तो उस मुश्किल को डील करने की हिम्मत और ताकत भी वो मेरा रब ही आपको मैं देगा। एक चीज़ ऐड कर दूं, सुनो, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि ईमान की जो सबसे बेस्ट हालत है, पता वो कब होती है? वो तब होती है जब आप जो चाह रहे हों वो ना हो। वाह वाह वाह। यानी जब कोई आपसे पूछता है कि जी आप क्या हाल है, तो सब कहते हैं आप ठीक होते हैं, यू अर्निंग मनी, यू आर डूइंग गुड, फैमिली इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, क्योंकि सब ठीक होता है। लेकिन सब ठीक तब जब ना हो तब आप ये बोलें तो वो ईमान की बेहतरीन एक निशानी है। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड। और डॉक्टर साहबा, हम अपने सेगमेंट में भी, आपके सेगमेंट में जब हम बात करते हैं, यही है ना कि द कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योरसेल्फ फर्स्ट। आज हम जी एंड फेथ ऑन गॉड ऑफ कोर्स, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है, वही विल पावर होती है और क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब, नाउ एक ऐसा टॉपिक जिस पे हम और आप बात करना चाह रहे थे और अब तो चूंकि वायरल भी हुआ हुआ ये अनफॉर्चुनेटली पिंक आई, जिसको आशूबे चश्म कहेंगे, आशूबे चश्म कहेंगे, या कंजक्टिवाइटिस वायरल इन्फेक्शन है। थोड़ा सा इसकी आगाही और अवेयरनेस के लिए। अच्छा, ये हमने इसीलिए सेगमेंट किया है ताकि चूंकि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह क्या है कि ये इतना ज़्यादा फैल रहा है आजकल। पहली चीज़, जब रेनी सीज़न होता है, जब वेदर चेंज होने वाला होता है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी में वायरस और बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि अपने खानों को भी प्लीज़ ज़्यादा देर बाहर ना रखें, उनको फ्रिज में रखें और फ्रिज में एक दफ़ा हीट करें तो फिर रीहीट ना करें, क्योंकि आजकल अगेन बैक्टीरियल और वायरल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से फैल रही। दूसरी चीज़ है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी होती है कि हर साल और हर थोड़ी देर बाद वायरस म्यूटेट करता है और वो ज़्यादा अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। जैसे कोविड का आपने सुना था कि कई दफ़ा वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया, उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स आए। तो इसी तरह इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो लगने में तेज़ी इख्तियार कर लेता है।
ठीक है, तो इसलिए ये 2 वजूहात हैं उसके फैलने की। बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये अफेक्ट करता है कंजंक्टिवा को, इसीलिए कंजंक्टिवाइटिस है। कंजंक्टिवा होता है आपकी जो आंख के अंदर जो वाइट हिस्सा है, हाँ। जो वाइट वाला एरिया है, उसके अंदर रेडनेस हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है, शुरू में इचिंग होती है, फिर उसके बाद दर्द भी हो सकती है और वाटरिंग ऑफ द आइज भी हो सकता है। तो अगर ये आपके मतलब कॉर्निया होता है ब्लैक पोर्शन, ये आपके ब्लैक पोर्शन तक नहीं जाता, लेकिन अगर ये अप्रोच करना शुरू हो जाए खुदा ना खास्ता, तो देन इट्स अ सीरियस मैटर, देन यू नीड टू गो टू द कंसल्टेंट कि आप उन्हें दिखाएं, क्योंकि इसमें ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है और विजन मुतासिर भी हो सकती है। उस वक्त फिर आप देर मत कीजिए, क्योंकि यही कहा जाता है कि इसका सेल्फ लिमिटिंग कोर्स है कि ये कोई 10 दिन से लेके 14 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता ऐसा है ही खुद है। से। लेकिन जहाँ पे आपकी आई स्टिकी हो जाए या वो जो गिड आती है, हाँ, बिल्कुल सही, जो आंखें म्यूकस आगे। जमा हो जाए, वो पस सेल्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाएं, या आपको विजन में ब्लरिंग हो, तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना है। बिल्कुल से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस या आंख का इशू, सादा ज़बान में पिंक आई आंख का इशू होता है, ऑफिस वगैरह बाहर जा सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सन ग्लासेस पहन के वो निकल जाते हैं, जो जिनको नहीं काम से छुट्टी मिल रही होती है या कोई इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो थोड़ा सा ये बताते हुए, फिर अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये वायरल भी है, वायरल का मतलब ये एक शख्स से दूसरे शख्स को भी मुंतकिल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बात कह रही हो ना, एक हमारे अमूमन ये होता है कि किसी की आंखों में ना देखना हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता। नहीं, आंखों ये बेसिकली, हाँ, वो ये कहते हैं जिसकी जी आंखें आई हुई हैं ना, उनकी तरफ इस तरह नहीं देखना। नहीं, ये कैसे? अच्छा, हाँ, ये तो खैर अच्छा। ये मैंने, अच्छा, इसीलिए वो तो मूवीज में कहते हैं कि मेरी आंखों में मत देखना, तुम्हें प्यार हो जाएगा। हाँ, प्यार, ये यहाँ पे तो मेरी आंखों में ना देखना, तुम्हें कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सा चेंज बल्कि किया मैं है। ये आपकी बात से मुझे याद आ रहा था कि हो सकता है जो पुराने शोरा कराम जो थे, वो महबूब की आंखों के मुतालिक उनकी आंखों में सुर्ख धागे हैं, रात किसके नसीब जागे हैं, वो पता चले कि उसको तो आशूब में चश्म हुआ हुआ है। गुड वन। तो महबूब मतलब बेचारा परेशान भी हो सकता है। आरिफ है सच डीप थिंकिंग है ना? Just imagine। हाँ, अच्छा जी। मतलब आरिफ को अगर मैं अपने क्लिनिक में बिठा लूँ तो वहाँ तो सारा वक्त मज़ा ही चलता रहे। मैं तो वही कह रही हूँ। अच्छा तो जी, बताइए। उसमें ये है कि ये टच करने से होता है, जैसे हाथ मिलाना, या आप किसी चीज अपनी आंखों को हाथ लगाया, किसी को हुआ है पिंक आई, उसने अपनी आंखों को हाथ लगाया, वही हाथ अगर मिलाया, तो इसलिए ज़रा हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, ज़्यादा कांटेक्ट से कंटेजियस है। बच्चों आँख को मिल जाए खैर है, हाथ आंख मिल जाए, बिल्कुल हाथ नहीं जाए मिलना खैर है, चाहिए। हाथ और ये कि जो बच्चे हैं उनको प्लीज़ स्कूल से छुट्टी कराएं और ऑफिस से आप छुट्टी करें, वॉट एवर योर वर्क प्लेसेस, कोई 5-6 दिन के लिए अपने आप को घर में भी आइसोलेट करें, सेम तौलिया यूज़ नहीं करें, टिश्यू पेपर्स अपने साड़ दें मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बी इन अ डिफरेंट रूम इफ़ यू कैन बी। अपनी जो तकिया है वो आपका तकिया कोई ना इस्तेमाल करे। ख़वातीन जो एक दूसरे की ये आई मेकअप की चीज़ें यूज़ कर लेती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ब्रशेस यूज़ नहीं करने सेम जो हैं, तो ये चीज़ें अगर आप रखेंगे तो फिर अल्लाह सबको महफूज रखे। जैसे कोविड के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का, समाजी फासले का हमने एक तायुन किया था और इंट्रोड्यूस ये किया था, तो जब आपको खुदा ना खास्ता अगर ये कंजक्टिवाइटिस होता है या पिंक आई होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कर लें, ताकि आपको तो ये इशू हो गया है, अल्लाह ना करे बाकियों को ना हो। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी आंखों को धोते रहें। हाँ। ठीक है, धोने से वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक क्योर्स ओवर हेयर। एक तो हाइड्रेट करें अपने आप को, आंखों को धोते रहें, अपनी ग़िज़ा में गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गाजर के अंदर विटामिन ए होती है, आपको पता है ना, वो गाजर खा के कहते थे हमारे ज़माने में। एक स्पिनच यूज़ करें, पालक का इस्तेमाल करें अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया हुआ, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज या ग्रेप्स इनका इस्तेमाल करें। ज़ैंथीन, ल्यूटीन वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आंखों की हेल्थ को बेहतर करती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे अगर आंख का कभी इशू होता है मिसाल के तौर पे, तो मैं अर्के गुलाब को इस्तेमाल करती हूँ। एक तो मेकअप रिमूव करने के बाद भी टोनर के तौर पे बेहतरीन, लेकिन आंख पे भी अगर मैं इसका ये मतलब नहीं मैं बिल्कुल करके स्प्रे करती हूँ, एक फासले से करूँ तो मुझे लगता है एक ठंडा इसका इफेक्ट कूलिंग। इसके बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि कई जब ये पिछली दफ़ा शोबे चशम फैला था तो उसमें ये हुआ था कि बहुत सारे अर्के गुलाब मार्केट में आ गए थे एंड एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग इट। तो इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, ट्रू, जिसमें डिस्टिलेट्स ना हो, जिसमें वो पार्टिकल्स ना हो कि आप आंखों पे कर रहे हो और वो उल्टा आपकी आंखों में वो जा रहे हैं। इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी। लेकिन अगर आप सिंपल पानी और उसमें ज़रा सा सॉल्ट डाल लें या सेलाइन वाटर से ठंडे ठंडे पानी से, या कोल्ड कंप्रेसेस करें, यानी कि ठंडा जो है कपड़ा करके बर्फ़ लगाएं आंखों के ऊपर, हाँ आंखों पे पट्टियाँ, एग्जैक्टली वो करें तो उससे बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल। और दूसरों के लेंस मत इस्तेमाल करें प्लीज़।
मेकअप टेस्टर्स जितनी भी ख़वातीन बच्चियां बहनें हैं आप मत करें। हाथ पे लगाएं, मैं तो हाथ के भी खिलाफ हूँ, हाथ पे भी इन्फेक्शन जा सकती है। लेट असाइड कि आप किसी की लिपस्टिक को टेस्ट कर रहे हैं या आई मेकअप को ब्रश से देखें किसने क्या क्या हाइजीन किसी की होगी, आपका अपनी रूटीन होगी, मेरी अपनी होगी। अब मैं अगर वो मेकअप इस्तेमाल करी या आप, तो मैं आपका आप मेरा नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकते। और ख़वातीन जैसे कई जगहों पे मेकअप काउंटर्स पे होता है इस तरह से दैट द सेम थिंग्स आर यूज, सम पीपल यूज डिस्पोजेबल्स आल्सो, बट जो दूसरी वाली होती हैं उसमें प्लीज़ जाके ऐसी अपनी उंगलियों को साफ रखें। बच्चों को हाइजीन इज़ ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग रिड ऑफ डिजीजेस। बिल्कुल। स्विमिंग पूल ना, स्विमिंग करते हुए अब एक ही पूल है, एक ही पूल उसमें है, हजारों बच्चे आ रहे हैं, पब्लिक, हाँ, उसमें फिर किस तरीके उसमें यू हैव टू बी केयरफुल, कुछ दिन स्विमिंग ना करें क्योंकि दिस कैन ट्रैवल थ्रू दैट, और इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल क्योंकि ऑब्वियसली वायरस है और आपकी आंखों में से अगर टिश्यू में जा रहा है तो स्विमिंग पूल के पानी के अंदर तो लाजमी जाएगा वैसे ना, जो फैक्ट्री है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की कि अगर उसकी आंखें किसी वजह से इस मसले का शिकार हैं तो मैं बहुत इम्प्रेस हो रहा हूँ। सुना आप इतने अच्छे सवाल कर रही हैं और अगर सुनने वाले इसको सीखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है आज के इस प्रोग्राम में आपके सीखने के लिए। कि मैं एक बात आप दोनों की इजाज़त से मैं ऐड कर दूँ। हम एक प्रोग्राम में थे तो मेरे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर ब्यूटिशियन जो थी वो भी थी। तो अब वो एक गर्ल्स कॉलेज का वो इवेंट था, ख़त्म हुआ तो वो बहुत ज़्यादा लड़कियां था ऐसे उन पर जंप इन हुई, आके उनको पूछने लग गई मैम हमारी स्किन के मुतालिक बताएं, मैम हमें कुछ ये बताएं। तो मैं उनको नोटिस कर रहा था, उन्होंने सबको एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा मेकअप उतार के सोएं, पानी ज़्यादा पिएं और नींद पूरी करें। बेटा मेकअप उतार के सोएं, पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, अब मैंने 2 मिनट बाद मैंने कहा ये सबको इन्होंने ना ये एक शुगर कोटिंग वाला एक इन्होंने कर दिया, मीठी गोली सबको दे दी। थोड़ी बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मैम आप सबको एक ही बात करी जा रही हैं और सबको कह रही हैं कि तो दिस इज़ इट। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा फिर वो रिजल्ट क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा बेटा क्योंकि लोग ऐसा करते नहीं हैं। ये बात पता सबको है लेकिन लोग ये करते नहीं हैं। ऐसा ही है। तो आज के प्रोग्राम में इतना कुछ है सीखने के लिए ख़वातीन हज़रात आप सबके लिए कि आप अगर चाहें तो सीख सकते हैं। मैं ये कह रहा था इफेक्टिव के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिसको प्रॉब्लम है भाई आप स्विमिंग पूल में ना जाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल। भाई आप लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें, कोई ऐसी बात करें। नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा ये होता है कुछ लोग कि गॉगल्स पहन लिए, तो क्या गॉगल्स पहन लेने से और स्विमिंग पूल में जा लेने से फिर ट्रांसफर होगा कि नहीं? नहीं, तो कई लोग नहीं भी पहनेंगे ना, इट्स अ पब्लिक पूल हाँ, एंड ये प्लस गॉगल्स आर नो सिक्योरिटी, नो गारंटी के वायरस कांट। दूसरा वो गॉगल्स मैम स्विमिंग वाले गॉगल्स भी होते हैं ना, डीप वाटर नहीं, स्विमिंग वाली मैं बोल रही हूं, मैं स्विमिंग वाले गॉगल्स की कर रही हूं। तो वो जो है वो उससे कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और अगर ये प्रिवेल ज्यादा कर जाता है तो फिर कंसल्टेंट के पास जाना। ऑफ कोर्स एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछली दफ़ा जब ये हुआ था तो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं ना डॉक्टर्स, देते हैं आंखों में डालने के लिए। तो स्टीरॉयड और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है इसके ऊपर तो फिर वो आपको एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्लिनिशियन डिसाइड करेगा, आपने किसी के कह दे पे नहीं डिसाइड करना। लोगों ने क्या किया था, जिनकी बहुत आई अफेक्ट हो गई थी उनको डॉक्टर ने ओरली खाने को भी स्टीरॉइड्स दिए थे। ओके। अच्छा, अब वो स्टीरॉइड्स उन्होंने खुद से लेने शुरू कर दिए थे। यू आर नॉट टू टेक एनी दवाई बाय माउथ जो कि स्टीरॉइड से मुशाबे या स्टीरॉइड हो। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और खुदारा जो हम हर सेगमेंट में डॉक्टर साहिबा के इस बात को सेगमेंट को एंड करने से पहले ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो प्रॉब्लम है अगर डॉक्टर साहिबा को खुदा ना खास्ता हो तो जो दवाई मैं खा रही हूँ वो ही डॉक्टर साहिबा भी ऑटोमेटिकली बगैर किसी कंसर्न डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल कर लें। हर किसी का अपना बॉडी का निज़ाम है, किस तरीके से बॉडी रिएक्ट मेडिसिन को करती है वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। करेक्ट, बिल्कुल। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, ये नहीं कि आपकी फुफ्फी के बेटे को या पड़ोसी को ये बीमारी हुई तो वो उसने वो दवाई खाई तो सही हो गया, ऐसा नहीं। देख देख लोग खुद से नीम हकीम जो हैं वो बन जाते हैं। एक मेरे कज़न डॉक्टर ने मुझे ये बात समझाई एक मरतबा कि मुझे कोई गला ख़राब हुआ या कुछ तो मैंने फ़लाँ एक मेडिसिन ले ली, खुद से ले ली। तो मैंने उसको बताया, 2-4 दिन बाद मैं नहीं ठीक हुआ तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे हो गया। तो उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैंने फ़लाँ मेडिसिन ली। उसने कहा अच्छा क्यों? मैंने कहा वो क्योंकि वो मैंने देखा किसी को ऐसे ऐसे लेते हुए। तो उसने मुझे बताया कि मतलब समझाने के लिए, और मैं आसान अल्फाज में सबके लिए बता रहा हूँ, उसने मुझे बताया कि जो मेडिसिन तुमने फ़लाँ खाई दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन जिसमें एक की मिकदार इतनी थी एक की इतनी थी।
ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने कितनी मिकदार वाली कौन सी दवाई और खानी किसको है देनी है। और किसको देनी है, और आपने खुद से ये नहीं करना। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा इश्यूज मैं समझता हूँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि लोग जो खुद से डॉक्टर बन के अपने ऊपर तजर्बात शुरू कर देते हैं और अपने प्यारों पर भी कर देते हैं, खुदा रब वो ना किए। और एक आखिरी बात जो मैंने डॉक्टर साहबा से सीखी है वो ये है कि जब आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं ना कोई एक आम मसला लेके, तो जनरल फिजिशियन आपको एक जनरल पेशेंट की तरह ट्रीट करता है। उसको नहीं पता कि अगर डॉक्टर साहब ने आपको पालक खाने के लिए कहा तो दूसरे डॉक्टर ने आपको पालक मना किया, अगर एक डॉक्टर ने आपको गाजर खाने के लिए कहा तो दूसरे डॉक्टर ने आपको उससे भी मना किया। तो आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए एक खास बीमारी के। मैं ये सोच रही हूँ आप अपने क्लिनिक के बाहर इनको एक कमरा दे दें प्लीज। मैं भी यही सोच रही ये हूँ। बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी ये यही सोच रही आपकी हूँ। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन मेरा और काफी- ज्यादा। या और मेरा मेरे बोलना स्टूडियो के काफी कम हो बाहर जाएगा। या मेरे स्टूडियो के बाहर आप अपना क्लिनिक भी बना सकते हाँ, हैं। ये भी हो सकता है। इनका घर बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा है, Consultancy। बहुत जगह, बहुत क्लिनिक्स बन सकते हैं, बहुत स्टूडियोज बन सकते हैं, कोई मसला। बल्कि मैंने भी सोचा जब घर वालों से लड़ाई हो तो मैं इनके घर आगे रहूंगी कि मैं ऑन एयर अल्लाह अल्लाह ना करे। जो 2 महीने पहले तक मैंने इनको कहा था आपका एनएक्सी खाली है, मैं शिफ्ट हो रही हूँ। कहती क्यों? मैंने कहा मेरी अबू से लड़ाई हुई है, तो मैंने नहीं रहना उस घर में। बहरहाल दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, कोई टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे है कि सौंफ का कावा, सौंफ का कावा बहुत अच्छा होता है। उसको वैसे भी यूज़ करें। रात को थोड़ी सी सौंफ जो है वो पानी के अंदर डाल के उसको फ्रिज में रख दें आजकल, और वो ठंडा पानी बेशक पिए, बच्चों को भी पिलाएं, लेकिन रात को ज़रूर लें। एक तो निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, प्लस सौंफ इज़ नोन टू जिन लोगों की नज़र कम होती है या आई प्रोटेक्शन के लिए सौंफ इज़ वेरी बिल्कुल। गुड। इसकी तासीर गर्म नहीं होती अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो? नहीं, आप थोड़ी सी लेना, थोड़ी मैंने सी तो कहा है, अगर आपने उसको ठंडा करना है तो इलायची साथ में ला लें। बिल्कुल ठीक है। वो और सौंफ छोटे का बच्चों शरबत को भी डॉक्टर साहब बहुत बिल्कुल disorders देते हैं, हैं, ग्राइप वाटर में उनको यही भी तो हाँ जी, वो चीज़ें देते होती हैं। ग्राइप और वाटर। सिपिंग करें ना, ये तो नहीं कि पूरा ही पी जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके आप पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने असिस्टेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ना सिर्फ गाना भी गाया बल्कि आके भी ख़वातीन और हज़रात, लेट मी अनाउंस दैट आज के बाद से आई एम अ सर्टिफाइड डॉक्टर नाउ। Yes, ऐसे डॉक्टर साहब ने मुझे खुद ही आज सर्टिफिकेशन मेरी हो गई है जी। हमारे प्रोग्राम में बैठ के ये ना कहें प्लीज। लेकिन ये जरूर है कि एक चीज जिसमें आप बहुत माहिर हैं, उसकी हम आपको फरमाइश भी दरख्वास्त करेंगे। फरमाइश हाँ। करेंगे। डॉक्टर साहिबा हो जाए फिर? हो जाए। बहुत सारी क्लैप में। अरे वाह! जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और शेफ़ नाजिश के जो प्रेजेंटेशन के मराहिल हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं। नाजिश जी बिल्कुल। और भी बोल दो कुछ। जी बिल्कुल रेडी है। हाँ। ठीक है, सिर्फ ग्रेवी का थिक होने का वेट कर रही हूँ। एग फ्राइड राइस मेरे रेडी है, ड्रिंक मेरी रेडी है। बिल्कुल ठीक है? सही। और ग्रेवी रेडी और ड्रिंक जो बनी है, इसकी प्रेजेंटेशन कितनी कमाल है। ये 2 कलर्स में बताएंगे क्या है ड्रिंक? अच्छा, ये मिक्स बेरी है। आपके सीजन में जितनी बेरीज आती हैं आप उन्हें लें, उसे फ्रीज कर लें। ठीक है। उसको थोड़ी सी निकालें, उन्हें ब्लेंडर में मिक्स करें। ब्लेंडर में मिक्स करने के बाद सबसे पहले आप बेरीज डाल दें, फिर आइस डाल दें, और फिर कोई भी सोडा या वाटर, ठीक, या स्पार्किंग वाटर, जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड करें। उसके अंदर मिंट की गार्निश करें और सर्व करें। दैट्स अमेजिंग। और इसको जब आप हिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा? ये मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स होके फिर वो आपका एक रेडिश कलर आएगा, और जिसे आप आराम से कितने बेरीज को फ्रीज करने से कहीं उसका कोई उस पे इफेक्ट तो नहीं होता? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फ्रोजन आपको मार्केट में भी बहुत मिलती है। बल्कि मार्केट में तो अगर आप मोस्टली घर फ्रोजन ही में मिलता फ्रोजन है। करते हैं ना, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपने घर की खवातीन को देखें, लाइक मी, मैं भी स्ट्रॉबेरी जब सीजन में बहुत ज़्यादा आती है, मुझे पसंद है, मैं वो करती, क्योंकि बेरीज कम सीजन के लिए आती है। जैसे हमारा शतूत हो गया, वो भी बहुत कम आता बहुत कम, है। हाँ। इवन के ये जो जामुन होता है, ये भी बहुत कम आता है। ये भी मेरे पास, मैं सिर्फ काट के फ्रीज करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। इसको फ्रीज कर लें तो आप यूज करें, क्योंकि मार्केट्स में बस तो मिलता ये है। ख्याल रखना है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा हो और आपकी फ्रिज ऑफ ना हो। सम टाइम होता है कि लाइट ऑफ हो जाती Off है, हो जाता है, हाँ जी। आपकी जो फ्रिज है वो डिफ्रॉस्ट होती है, तो Defrost हो वो जाता उसको है। नहीं दोबारा फ्रीज करके यूज इसका छोटा सा मशवरा ये है कि आप इसको फ्रीजर के बिल्कुल एंड वाले पीछे Yes. रखें, ताकि वो ज़्यादा उसमें ठंडक आएगी। फ्रीज़र तो खुलता रहता है ताकि उसके टेम्परेचर में फ़र्क ना है। अच्छा जी, कितनी घरेलू हम बातें करें, ये भी ज़रूरी है वीकेंड एट होम में किचन की गुफ्तगू करना, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन ब्रेक के बाद ख़वातीन ज़ात, जहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की बात आती है, अपना ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। ट्रस्ट मी, ये खुद का आजमाया हुआ एक फॉर्मूला है। और खूबसूरत लगने में बालों का एक बड़ा अहम किरदार है। आप देख लीजिए, ये आप आजमाई हुई बात है। जितना मर्जी ख़वातीन, बच्चियाँ बिलखसूस मेकअप कर लें, लेकिन अगर बाल आपके अच्छे टाइड अप नहीं है, या हेयर स्टाइल नहीं अच्छा बना, या बाल फ्रेश लुकिंग नहीं है,
तो आपकी वो लुक आ ही नहीं सकती। इसलिए बालों पे किस तरीके से मेहनत की जा सकती है ये जानने के लिए हमारे पास जो हेयर एक्सपर्ट मौजूद हैं, ये यूके में भी और इंटरनेशनली रिनाउंड, लेकिन पाकिस्तान में और फिर हमारे शो का तो हिस्सा है ही है, हम इनको वक्तन फ़वक्तन दावत देते रहते हैं। जाहिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुंदस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपके मशवरों पे अमल करते हुए, शुक्र है। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आपने इनवाइट किया और मेरी भी कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ें जो हैं हमारे देखने वालों तक पहुँचे, बिल्कुल ताकि सही, मुस्तफ़ीद हो सके। नहीं आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज से आरिफ भट्ट मौजूद है और एक क्लैप हो जाए आरिफ की, कितनी मजे की परफॉर्मेंस है, अमेजिंग, कमाल, Thank you, जीते रहे, thank you, थैंक यू सो thank मच। you, अच्छा जी नौजाहिद साहब, अब जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट सारी है, बहुत सारी स्किन के लिए खूबसूरत लगने के लिए फलां इंजेक्शन फलां ट्रीटमेंट, बालों के लिए भी एक ज़माना था बोटॉक्स हम सुनते थे मुंह के ऊपर या मुख्तलिफ और ट्रीटमेंट्स। हेयर बोटॉक्स क्या चीज़ है? आई मीन आई नीड टू अंडरस्टैंड, ये है क्या, किसके लिए ज़रूरी है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? आज का ये जो आपका सवाल है इतना हेल्पिंग है हमारी सोसाइटी के लिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सलूशंस क्या हैं। होता क्या है कि लोगों की ज़बानी सुनते हैं जी कि मैंने ये करवाया, तुम भी ये करवा लो तो ओके हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये ट्रीटमेंट होता किसका जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, अदरवाइज़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में कोई भी हेड और कोई भी स्किन ऐसी नहीं है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रीटमेंट चल रही हैं, उसमें कैराटिन चल रहा है, उसमें हेयर बोटॉक्स चल रहा है। अब समझ ये लेना चाहिए कि किस ट्रीटमेंट का किन बालों को ज़रूरत है। पहले बात करते हैं कैराटिन के बारे में, ठीक है। क्योंकि हर बंदा ही कैराटिन के बारे में जानता है कि बेसिकली पहले एक टाइम था जी रिबॉन्डिंग ही चल रही थी, ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल। लोग डेड स्ट्रेट बाल कर लेते थे। अब क्योंकि अब लोग ज़्यादा नेचुरल की तरफ हैं, हाँ। फिक्शन से निकल चुके हुए हैं, तो लोग कहते हैं थोड़ा वॉल्यूम भी होना चाहिए, थोड़ी शाइन ज़्यादा होनी चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम करता था। पहले बॉन्ड्स को तोड़ना फिर जोड़ना और काफ़ी डैमेज होता था, बिल्कुल और फिर लोग जो है ना अपने बालों से हाथ धो बैठते थे। बिल्कुल, तो अब कैराटिन का रिवाज आ अब गया। कैराटिन आ गया, लेकिन कैराटिन हमें समझना है क्या। बेसिकली हमारा जो ह्यूमन हेयर है ये तकरीबन 70 to 80% जो है वो कैराटिन से बना है। ये एक प्रोटीन है जिसको हम कैराटिन कहते हैं, जो नेचुरली हमारी थर्ड लेयर में मौजूद है। अब कैराटिन किन बालों के लिए? बेसिकली कैराटिन वो प्रोटीन और प्लस उसकी फॉर्मुलेशन में कुछ केमिकल्स भी हैं। सबसे पहले तो इस माइंड में से ये निकाल दें कि जी कैराटिन कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें केमिकल्स भी हैं, शामिल हैं, जो बालों को स्मूथ और शाइनी। अब है किसके लिए? है उनके लिए जिनका बाल नेचुरली मोटा, फ्रीजी और कर्ली है। ओके, ठीक, ये पतले बाल के लिए नहीं है। पतले बाल के लिए नहीं है, कलर वाले बालों के लिए नहीं है। ओके, डाइड हेयर और पतले बालों के लिए कैराटिन ट्रीटमेंट नहीं है। अगर तो उन बालों की ऐसी कंडीशन है कि माशाल्लाह इतने अच्छे बाल हैं जी, कलर के बावजूद बाल मोटा और स्ट्रॉन्ग है, और आप चाहते हैं कि उसको फ्रिज फ्री कर लें, स्मूथ कर लें, शाइनी कर लें, तो यू कैन गो विद कैराटिन। ओके, ठीक है। अगर तो इतना है। ठीक है। अगर हाईलाइटेड बाल है, डैमेज है, ड्राई है, फ्रीजी है, तो फिर इसका कंसर्न कुछ और है। ओके। उसको रिपेयर करना है, बिल्कुल ठीक। उसको सीधा स्मूथ करना नहीं है। सबसे पहले माइंड में ये रखना होगा कि आप जो लेने जा रहे हो वो आपके कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइड करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। अगर एक नेचुरली किसी के कर्ली, मोटे और फ्रीजी बाल हैं तो गो फॉर कैराटिन। और अगर दूसरा जो हेड है जिसके बाल हाईलाइटेड हैं, डैमेज हैं, ब्रश सही नहीं होता, उंगलियां प्रोसेटी सही नहीं है, उंगलियां सही नहीं फिरती बालों में, तो फिर उनको हेयर बोटॉक्स की तरफ जाना चाहिए। अब ये हेयर बोटॉक्स जो है, हाँ। बेसिकली इसकी फॉर्मुलाइजेशन जो है वो इस तरह के, इसमें अमाइनो एसिड शामिल हैं, इसमें प्रोटीन शामिल है। अब ये क्या करता है कि जिस जिस जगह पे आपके प्रॉब्लम्स है ना उसको फिलिंग करता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। उनको फिल करता है और उसको रिपेयर कर देता है। लेकिन इसका मकसद ऐसे नहीं है जैसे कि वो कैराटिन कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। एट द सेम टाइम आपको कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अच्छा, ओके, बोटॉक्स से भी कंप्लीट पैकेज आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा कि मैनेजेबल हो जाएंगे बाल, रिपेयरिंग की तरफ चल पड़ेंगे, शाइन आ जाएगी, स्मूथ हो जाएंगी, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन सिल्की स्मूथ नहीं होंगे जो कैराटिन नहीं में नहीं, होंगे। अगर स्ट्रेट करना है तो अगर आपके माइंड में चाइनीज स्ट्रेट है तो ये खुदारा ये माइंड में नहीं ठीक रखे है। आप बात। अच्छा, हेयर बोटॉक्स के एक सेशन में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा? कितनी नहीं, सिटिंग? इसको कंटिन्यू करना होता है कितने अरसे क्योंकि बाद? ये थोड़ा सा
डैमेज ड्राई जो बाल हैं ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कोई लड़की अगर आती है, क्लाइंट आती है, तो कितनी सिटिंग्स में डिपेंडिंग उसकी बालों की कंडीशन, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आपका कॉर्टेक्स कितना खुला हुआ है, वो प्रोडक्ट को कितना हजम कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है कॉर्टेक्स की हालत ऐसी होती है जब उस पर हम प्रोडक्ट डालते हैं वो ऐसे बंद होता है लेकिन खुला रह जाता है, प्रोडक्ट कुछ अरसे में वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है, वो कलर हो, ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम सुजेस्ट करते हैं कि भाई 1 से 2 महीने के अंदर बोटॉक्स ले लें। अच्छा, दोबारा ले लें। मेरा क्वेश्चन है, लेट मी ऐड अ Please, क्वेश्चन, ये कौन डिसाइड करेगा कि किसी को ये वाला मसला है और उसके लिए ये सूटेबल है? ऑब्वियसली हेयर एक्सपर्ट उनके पास आप जाएंगे, लेकिन आपका जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनका पूछना बनता है कि बेसिकली इनसाइड इसमें है क्या। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कैराटिन में आप बोतल पकड़ लें, आप अवेयर हो जाएं। हाँ। आप बोतल पकड़ें, आप उनसे पूछें कि भाई इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा, ये वही वाला मसला जो थोड़ी देर पहले हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे। जब आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको एक जनरल पेशेंट की तरह लेता है और आपको पैनाडोल, पैरासीटामोल टाइप की चीज़ें दे देते हैं कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो सब पे आजमाया होता है। इसी तरह अब जो सर की बातों से सर जो मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जब लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट्स या अपने अपने जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने क्लिनिक्स की जब मार्केटिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि दैट्स अ वन स्टॉप शॉप, आप हमारे पास आएँ, सब कुछ हम ही आपको करके दे देंगे। और ऐसी चीज़ें भी वो लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को जो ना वो मसला होता है ना वो मसले का हल होता है। ऐसा ही है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो बाद में डिफरेंट सेशंस करने के बाद कहते हैं कि हमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो दैट इज़ वाई आई आस्क्ड सर कि सर ये कौन बताएगा इनको कि मसला आपका ये नहीं है, मसला आपका ये है। और ये बड़ा है कि जैसे आरिफ साहब, सॉरी जी आप बोलिए। आप जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा कि आपको जाना किसके पास है, आया कि उसके पास भी गुड इनफ नॉलेज है कि नहीं, कि जिसके पास आप जा रहे हैं, या सिर्फ उसने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट उसके पास है वही उसके लिए बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें फॉर्मल्डिहाइड भी है, अभी पूरी कैंपेन पूरी चली है, फॉर्मलडिहाइड बेसिकली इज द कॉज ऑफ कैंसर। अच्छा, ओके, तो ये आप देखिए, ये बैन है पूरी दुनिया में। ओके। और ब्राजील से कैराटिन है बनता है, ठीक है, 1000 ऑफ टाइप कैराटिन इस टाइप मार्केट में, जो मे बी 2 या 3000 की बोतल से शुरू होके 70 और 80,000 और 1 लाख तक जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक चाइनीज कहावत होती है ना कि अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज़ कभी अच्छी नहीं होती, ये माइंड में रखें। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे बचाने के लिए आप किसी ऐसी जगह मत चले जाएं कि लॉन्ग टर्म उसके नेगेटिव असरात मुरतब हो। जाहिद भाई, चूंकि टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कैरेटिन की होगा, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी खवातीन बच्चियां करवाती हैं डैमेज्ड हेयर के लिए, ग्लॉस के लिए, जरा शाइन आ जाए, उसमें भी कहते हैं कि जी कैरेटिन वाला आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट कराना है या सिंपल वाला कराना है, वो भी बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि वो जब आपसे ये बात की जा रही है, लेकिन कंसर्न मेरे फिर वो ये चीज आप उनसे पूछें कि प्रोडक्ट क्या है, ओके, कैन यू शो, आप मुझे दिखा सकते हैं। आया ऐसे तो नहीं कि वो सिंपल मास्क अप्लाई करें, मास्क अप्लाई किया, बेसिकली प्रोटीन मास्क का काम है कि डीप कंडीशनिंग करना, ठीक है, ये बात समझ लें कि वो डीप कंडीशनर है, ठीक है, बालों को नरिश करता है, प्रोटीन थोड़ी सी देगा, लेकिन लोग क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी स्टीम देते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ज़्यादा अगर शशका दिखाना है तो उस पर थोड़ा सा आयरन फेर दिया और वो स्मूथ हो गया, ठीक है। वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बूस्टर्स होते हैं, इंस्टेंट बूस्टर होते हैं, वो बालों को स्मूथ करते हैं। वो सारा आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे सवाल, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन कैराटिन जिसमें फॉर्मल्डिहाइड है वो यूज़ नहीं करना। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप चेक करें, कोई खुद भी अगर आप इस्तेमाल करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी सैलून जा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स पूछें कि कौन से हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स देखें। और एक चीज़ ऐड करता चलूँगा, स्पेशली यूके, अभी जैसे जैसे बंदा जाता है एक्सपोजर होता है कि हम कहाँ पे और वो कहाँ पे, वो लोग कभी भी कलर बगैर स्ट्रैंड टेस्ट या पैच टेस्ट के नहीं करते, कान के पीछे 24 या 48 घंटे के लिए कलर लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर एलर्जी हुई तो वो कलर नहीं करेंगे, अगर नहीं हुई तो वो कर देंगे। तो यहाँ पे तो वरना डायरेक्ट हो जाता है भाई, डायरेक्ट हो जाता है। और फिर वो वैलिड 6 मंथ के लिए, क्योंकि आप में चेंजेस हो रही हैं, आप में हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, आप फ़र्क चीज़ें, ठीक है। कैराटिन के साथ भी वो यही टेस्ट करते हैं। कैराटिन भी वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, उन्हें पता है कि कैराटिन भी एलर्जी कर सकता है क्योंकि इट हैज़ केमिकल्स। और फिर जो स्पेशली जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको केमिकल नहीं करना चाहिए, बोटॉक्स की तरफ जा सकती हैं क्योंकि इट्स मोर सेफर देन
कैरेट। मेरी तो नज़र में आप बोटॉक्स से भी परहेज कुछ अरसा कर लेंगे तो कोई नहीं बात होगी, इसलिए कि थोड़ा सा ज़रा एक नेचुरल ग्लो भी उस दौर में तो आ रहा था ख़वातीन के चेहरे पे। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए, हम ये देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियों के बाल बड़े खूबसूरत होते हैं, थिक होते हैं। ये भी कहा जाता है कि फ़िश का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मछली ज़्यादा खाएँ, और फिर मछली अगर नहीं भी खा सकते अब इस मौसम के अंदर, अभी तो सर्दियाँ आगे आएंगी तो चलो ठीक है, तो फ़िश ऑयल कैप्सूल्स खा लेते हैं कि उसका मुतबादिल हो। क्या वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं बालों की ग्रोथ और अच्छी उसके लिए? बिल्कुल डेफिनेटली जी। जो सबसे महंगे जो इस चीज़ में हम देखते हैं ना, तो वाइट कैवियार्स होते हैं जो मछली के अंडे होते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं इसको एज एक बालों की ट्रीटमेंट के लिए खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो यस, आपको फ़िश खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो कैल्शियम के मसले आपकी बॉडी के वो भी हल होंगे, बाल भी अच्छे होंगे। एक बैलेंस डाइट लेंगे तो वो बेसिकली एक बैलेंस डाइट जो है ना, वो हर चीज़ को उसका पोषण पूरा देगी। बिल्कुल ठीक है। और बैलेंस डाइट में फिर आप वर्कआउट एंड थिंक पॉजिटिव, आप जितना स्ट्रेस लेंगे सबसे पहले आपकी सेहत और सेहत पे स्किन और बाल इफ़ेक्ट करेंगे। हम बचपन में, मुझे आज भी याद है, हम जब चुटिया बनाते थे, इतनी मोटी माशाल्लाह चुटिया बनती थी, सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप बाल ब्रश करें एक बाल निकल आए। अब तो छोटे बच्चियों को भी आप देखें ब्रश करते तो गुच्छे बालों के निकल रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। एक तो डाइट नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, ऊपर से आयरन और वो जो चीज़ें हैं वो यूज़ क्या करें उन्हें पता ही नहीं। एक ज़माने में तो आयरन छोड़ के इस्त्री से बाल कर रही होती थी और उसमें मैं भी थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। जब नया नया आयरन का ट्रेंड आया था तो मेरी बहन इस तरह लेटी हुई थी, मशीन फेर रही थी, ऊपर कपड़ा रख के। मैं कहा ये क्या कहती, मैं आयरन कर रही हूँ मशीन से बाल, और वो स्ट्रेट। मैंने कहा जल ही जाए, जो कि हमारी एक दो सहेलियों के जले भी थे तो, लेकिन ये यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इससे ये साबित होता है कि जो ट्रेंड है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि एक सर्टेन एज के अंदर बच्चियां हों या बच्चे हों, लड़कियां या लड़के, सबको एकदम से शौक होता है सर्टेन एज में कि हम फलां चीज़ आ गई। और अब तो मैंने देखता हूँ कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के कॉन्शियस हैं। एक ज़माने में थे पार्लर्स जो थे वो मेंट फॉर द वुमेन, लेकिन अब जो हैं वो बंदों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सीधी सी बात है, वो राइट है उनका, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको भी उनका राइट है, लेकिन स्किन को अच्छा करना चाहिए। अवेयरनेस के हवाले से यानी बात कर रहा हूं, पहले ये अवेयरनेस लड़कों में नहीं और हुआ आरिफ, करती। आपने जब स्टार्ट किया था, जितने बैंड्स थे मुझे नहीं याद पड़ता, अली अजमत की हम बात करें, हम जवाद की बात करें, नजम शिराज की, शहजाद रॉय की बात करें, अली हैदर की करें, वाइटल साइंस में जिन्हें और आपकी फिर हम बात करें, तो आप लोगों ने कुछ स्टाइलिंग नहीं थी, वो गाने गाते थे एनर्जी से भरपूर, लेकिन कोई इस तरह का नहीं होता था कि यस, मुझे याद है कि मैंने ना, तब हम चूँकि हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर था, हम बाहर आते जाते रहते थे, तो मैं लॉन्ग कोट जो जिसको चेस्टर्स बोलते हैं वो मैंने लंदन से लिए, मैंने वो पहना यहाँ पे आके, तो वो मुझे सब हैरत से यूँ देख रहे हैं, क्योंकि वो एक तो वैसे भी वो ओवर कोट होता है, आप कोट के ऊपर कोट पहनते हैं, तो लेकिन वो हमने मतलब एक पहना कि यार ये ट्रेंड है, ये बनाते हैं इसको, तो बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे सारे के कि तू शर्लॉक होम्स बन गए हैं, कोई कहता है तू सिंगर है कि डिटेक्टिव है, इस तरह की। तो इस तरह से स्टाइलिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा उस वक्त इन नहीं थी, लेकिन तब वो अपना ही स्वैग होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आरिफ साहब, आपका कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा काम पे था। जी कि आपने डिलीवर करना है, दिखाना अपना आपको काम है, लेकिन बड़ा पोर्शन जो है वो डिलीवर करना है। जी। अब यहाँ पे लोग जो है अपने आप को समझते हैं जी कि बड़ा पोर्शन जो है ना वो आपकी लुक पे और जो आपके परफॉर्मेंस है वो कम भी होगी तो खैर है, चल जाएगा। जो दिखता है वो बहुत सर ने अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात ये की है कि अब जितने भी मैं लोगों को देखता हूँ, और या जब भी हमारे पास, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के हवाले से जब हम काम एज ए प्रोड्यूसर में काम करता हूँ, तो मेरे पास आने के बाद लोगों का कंसर्न ये होता है कि यानी उनको ये होता है कि हम बाल यूं कर लें और दाढ़ी इस तरह बना लें, या क्या ऐसी चीज़ कान में बाली पहन लें, या कुछ इस तरह के हम नोटिस हो जाएं, और वो स्टाइलिंग के ऊपर इतनी तवज्जो ज़्यादा देना शुरू कर दिया उनको, या उनको लगता है कि शायद ये कोई शॉर्टकट है। एंड ऑफ द डे बेटा आपका काम ही मैटर करता है। एंड ऑफ द डे आपका काम ही है, आप जो कंटेंट लोगों को दे रहे हैं उसी पे आपकी ग्रेडिंग होगी। वो स्टाइलिंग आप एक दफ़ा देखें, अगर जैसे हम यहाँ पर स्टूडियोज़ में आते हैं तो यहाँ पे सीधा आप चले जाएं, वो स्टाइलिस्ट आपको बनाब शवाब के बाहर निकाल देगा, लेकिन पर्सनैलिटी वो नहीं होती। पर्सनैलिटी वो होती है जो कि आप कैरी करते हैं। बिल्कुल, और ट्रू टैलेंट जो है वो नजर आता है, स्टाइलिंग तो एक्सेसरीज में आती है। दैट्स अ गेटअप, वो वन टाइम एक गेटअप एक और चीज़ है और पर्सनैलिटी एक और चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच जाहिद भाई, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। फिर आएंगे आपको, इंशाल्लाह मैं जब भी मेरा पाकिस्तान विजिट होगा
इंशाल्लाह आप आ जाइएगा डायरेक्ट सर फ्लाइट। प्लीज पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप और आते मुझे रहे भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, बेसिकली हमारी पहचान है, हमारी जान है। ऐसा ही है ख़वातीन नौज़ाद, चूंकि लाइव प्रोग्राम है और मैंने गाने की तरफ बढ़ना है वरना डांट पड़ेगी मुझे, तो आ जाइएगा आरिफ भाई बहुत जल्दी से क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ाद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से आप बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। हमारी टीम हमारे मौजूद मेहमानों और सुंदस जमील के साथ किचन सेगमेंट में जैसे ही हमें स्टैंड बाय का कहा गया, शेफ़ नाजिश जो है कुर्सी से गिरने वाली थी, इतनी जज्बाती होगी नाजिश, इतना भी क्या परेशान होने की ज़रूरत, बैठे हुए भी आप बता सकती हैं। हाँ वैसे ही मैंने कहा खड़े होकर जरा वो बताती टेंशन ज़्यादा। मुझे होगी थी कि गिरना ना जाओ, फिर अल्लाह ना करे कोई उठाएगा। कॉन्फिडेंस चेक किया नाजिश का, यू नो जब पूरा कंप्लीट हो गया काम तो कैसे कॉन्फिडेंस आया? उन्होंने कहा बस मैंने कहा खड़े होके बताऊं मैं जरा। बिल्कुल। और बबांगे दुहल। आपकी फरमाइश भी पूरी की आपने अभी तक, लेकिन खाया नहीं है। जी जी, वो मैं बस वो पहले तो एक शेर याद आ गया था कि वो कहते हैं हसरत भरी निगाह से फ़कत देख ही सके, लाया गया ताम तो भूख ही उड़ गई। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बड़ा टेम्पटिंग है खाना। मैंने कहा आप इस पे कुछ कमेंट करेंगी तो फिर हम अगली बात अच्छा, यानी मैं पहले खाऊं उसके बाद? अच्छा, बिल्कुल ये शायराना सी महफिल का हम इख्तिताम यहीं पे ख़वातीन हज़रात करते हैं और आरिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ना। हम बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, बिलखसूस बच्चे जो है ना, मैं कल ही बल्कि परसों कहीं पे बैठी हुई थी तो अब यही डिस्कशन हो रही थी और गुफ्तगू ये वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ है कि इस ज़िंदगी में हर रिश्ता बड़ा अहम होता है, लेकिन आपकी औलाद और आपके माँ बाप बिलखसूस ये दो ऐसे रिश्ते हैं, क्योंकि आप अपने माँ बाप के जिस्म का हिस्सा हैं, यानी आप अपने माँ बाप में से हैं और आपकी औलाद आप में से है। तो ये दो ऐसे खूबसूरत और जज्बाती रिश्ते हैं। बहन भाई अपनी जगह, एक बीवी के लिए उसका शौहर, एक शौहर के लिए उसकी बीवी भी, ये भी बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं आपके अजीज़ों अकारिब। लेकिन ये दो ऐसे रिश्ते कि इनकी तकलीफ़ जो है ना, और औलाद की तो तकलीफ़ देखी नहीं जाती, अपनी औलाद क्या आप किसी की औलाद को भी तकलीफ़ में देखें तो ऐसे बंदा डर जाता है। आप सड़क पर जा रहे हो, बिल्ली का बच्चा ऐसे दर्द में मुब्तला हो तो आप जानवर के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ के उसकी तकलीफ़ दूर करने में, ये इंसान की ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो बच्चों के हवाले से गुफ्तगू करना, और फिर बच्चों में जब हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें वक्त के साथ साथ, अभी कॉलर भी थी सादी अरशद के सेगमेंट में, कि वो बच्चा जो है उसको डेवलपमेंटल डिलेज थे, वो बच्चा भी चल नहीं पा रहा था, खड़े होने में चलने में प्रॉब्लम होती है, तो माँ बाप की कंसर्न्स होते हैं। एक ऐसा कंसर्न जो हम ये सुनते हैं कि स्पीच डिलेज बच्चों में होते हैं, कुछ बच्चों का तोतलापन नहीं जा रहा था, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं हैं 6 साल की 7 साल की उम्र तक और बिल्कुल खामोश रहते हैं, माँ बाप का ये कंसर्न होता है। फिर हकलाना यानी स्टैमर करना, कुछ बच्चों में ये सारी उम्र चलता रहता है, बड़ी उम्र तक भी रहता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आया इसका कोई हल है कि नहीं, और अगर हल है तो किस तरीके से मिल के इस पे काम करना, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान फतिहा अशरफ। शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ स्पीच थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फतिहा, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा जी फतिहा जी, ना मुझे ये बताइएगा, और जहाँ पे मेरी इस्लाह भी करनी हो, आपके पास तो पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते होंगे, बच्चे आते होंगे जो स्पीच थेरेपी की ट्रेनर होने की, एक्सपर्ट होने की हैसियत से, बच्चों में हमने ये देखा है बहुत बच्चे बहुत देर से भी बोलना शुरू करते हैं, इसकी क्या वजूहात है? आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे जो है वो डिले स्पीच में जा रहे हैं। 2010 से पैदा होने वाली जितनी भी जनरेशन है वो अल्फ़ा जनरेशन है, इसमें डिले स्पीच के इश्यूज़ भी होंगे, बच्चों का टेम्परामेंट भी कम होगा, बच्चे वैरायटीज़ भी मांगेंगे खाने में। तो उसमें यह है कि मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे डिले स्पीच में जा रहे हैं। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हमारा फैमिली सिस्टम, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब वैसा नहीं रहा, अब सिंगल है, तो इस वजह से भी बच्चों से बातचीत करने वाले लोग कम है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो स्पीच नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं बोलते। अब फ़ोन का उससे क्या ताल्लुक है? फ़ोन तो आप टेक्निकली देख रहे हैं ना, बच्चे को दे रहे हैं कि चलो खाना खाना है तो फलां नर्सरी राइम सुन ली या फलां कार्टून देख लिया, उसका इससे क्या ताल्लुक है स्पीच की डिले से? असल में अब एक बच्चा है वो दिन के 6 से 7 घंटे सिर्फ मोबाइल फ़ोन देखता है, तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सुन तो रहा है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब आपको पता है कि बच्चा 6 घंटे जब फ़ोन देखता है तो स्टिल वहीं पे बैठा है, ना वो उछल रहा है ना कुछ कर रहा है, बस वो देख रहा है, सुन रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ना उसके फाइन मोटर स्किल्स काम कर रहे हैं, ना उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स। बच्चे जो हैं वो टोटली फ़ोन पे हैं। वालिदैन आते हैं, उन्हें यही
यही कहा जाता है आप क्यों फ़ोन देते हैं, बच्चा इंग्लिश बोले। बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। स्क्रीन टाइम, जी बिल्कुल। उसके टैंडम इश्यूज बहुत हैं, मूड स्विंग्स इतने आ गए हैं बच्चों में, एंजाइटी के इश्यूज इतने ज़्यादा। बच्चा जो है वो 3 साल का लेकिन स्टिल उसको एंजाइटी। बिल्कुल। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। अब अगर वो सुन रही है, अल्लाह करे ना ही सुन रही है, उसने घर जाके मुझे डांटना है कि उसके बारे में, लेकिन आप अपने आप ऑब्वियसली जो घर में उसका स्क्रीन टाइम जो है पढ़ाई की वजह से तो खैर इतना नहीं था, लेकिन ये समर वेकेशंस में उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया था और मैंने उसके मूड में बड़ा नेगेटिव चेंज देखा था कि चिड़चिड़ापन होना शुरू हो गया था। वो खाना नहीं खाती थी, बात नहीं सुनती थी और मैं बड़ा ऑब्जर्व करती थी। हालांकि मैं सारा वक्त अपना 24 घंटों में से 26 घंटे लिटरली बेटी को देती हूँ और मुझे अक्सर मेरे वालिद साहब भी कहते हैं कि तुम ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, थोड़ा सा उसको ब्रीदिंग स्पेस भी दो। लेकिन जब मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने उसका टैबलेट और आईफोन, मैंने जो गैजेट्स वगैरह वो दूर कराए, तो उसको सुकून का सांस मिला। वो खेलना शुरू हो गई, उसके मूड में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल। आजकल अगर पेरेंट्स से पूछा ना है बच्चों के फेवरेट टॉयज़ कौन से, तो वो कहेंगे कि बच्चों को ट्रेन पसंद है, ये नहीं। बच्चों के फेवरेट टॉयज़ उनके वालिदैन हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बजाय खुद उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो बहुत बेहतरीन है। मोबाइल फ़ोन के भी 2 हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में ये है कि 1 घंटा बच्चा देख रहा है लेकिन साथ मदर भी उससे इंटरेक्ट कर रही है, उसे पूछ रही है बेटा क्या देख रहे हो, ये क्या है। और बहुत ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन एक अनरियलिस्टिक डिवाइस है। आपने देखा है वहाँ पे कैसे कलर यूज़ होते हैं, कोकोमेलन हर बच्चे का फेवरेट है, लेकिन वो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चों को डोपामीन को हाई कर देते हैं, बच्चे वही चीज़ें रियलिटी में मांगते हैं। बिल्कुल सही जी। बिल्कुल जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो मैम बता रही हैं, लेकिन होता क्या है, आई हैव ऑब्जर्व कि बच्चा जो है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। ऐसे ही है। और मेरे भाई का बेटा वो बिल्कुल वो बोलता नहीं था, बात नहीं करता था, तो एक दिन मैंने उसको देखा कि वो फ़ोन पे कोई गेम खेल रहा है और उसमें वो बोल रहा है डूड यू गॉट टू रेस्क्यू मी, कम फ्रॉम दिस, गो देयर। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा देखिए तो पूरी जुमले बोल। अच्छा, उसके बाद कुछ अरसे में उसमें एक चेंज आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन ये वो। तो चूँकि हमारी फैमिली सब इंटरेक्ट करती है बच्चों के साथ, तो हमने नतीजा ये निकाला कि जो वालिदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं कि ये बच्चा फ़लाँ जगह बिजी हो जाए, मुझे तंग ना करे, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चे इस चीज़ का शिकार ना हो तो वालिदैन अपनी वो जिम्मेदारी एटलीस्ट पूरी करें, जिस तरह मैं बता रही कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने साथ एंगेज करें। तो एक तालीम तो स्कूल में मिलती है और तरबियत घर में होती है, जैसे हमारे बचपन में होता था, कहानियां सुनना। अच्छा फतिया जी, बगैर किसी का नाम लिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपके सामने आए होंगे। ये भी तो होता है ना कि कंपटीशन बच्चों में आ जाता है, बहन भाइयों में, छोटी उम्र में ही कि फलां बड़ा भाई या बहन जो है वो इतने मार्क्स लेके आ रहा है, तुम तो इस तरह परफॉर्म नहीं करे। कि ऐसा भी कोई केस देखने में आया कि बच्चा सही बोल रहा था लेकिन एकदम से उसका कम्युनिकेशन खत्म हो गया, बात करना खत्म हो गया? कभी होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करते हैं कि लाइक इट्स ठीक नहीं कर रहा काम या इसके मार्क्स कम आए, तो बच्चे हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब बच्चा में हकलाहट जो है ना, हकलाहट के पीछे बेसिक वजह यही है कि एंजाइटी है। बच्चे में एंजाइटी के इशू हैं, उसके स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, तो वो हकलाहट में आ जाएगा। अब वालिदैन आते हैं, लेकिन जब हिस्ट्री के बाद पता लगता है तो यही लगता है कि बच्चे के मार्क्स कम थे। मदर उसे कह रही थी कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है। कि बच्चों पे मसलियत कर दिया जाता है, तुमने बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। छोटी सी उम्र में 8 साल की उम्र में भी डॉक्टर बनना है भाई, इंजीनियर बनना है, फलां करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, फलां के इतने मार्क्स आए तो तुमने भी उससे ज़्यादा, यानी एक मार्क्स के पीछे इतनी मैंने मदर्स को, माँ बाप दोनों को बहुत ज़्यादा हम तो, मैंने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फेस किया है। मेरी फैमिली में भी चूँकि थोड़ा ट्रेंड था ज़्यादा पढ़ाई का और मेरे कुछ इत्तेफाक से कोई 8-10 कज़न एक साथ ही डॉक्टर बन गए, तो वो फिर हम नेक्स्ट जनरेशन थी तो हम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बर्डन आया कि इसने भी फिजिशियन नहीं, इसने तो सर्जन ही बनना है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो एक अरसे तक मुझे भी लगता था कि मैं सर्जन ही बनूंगा, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। तो फिर करते करते यू नो थैंक कि हमारी सोसाइटी में अब तो वो चेंजेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा और एक्सेप्टेंस भी हर चीज़ की आ गई है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी किसी भी रेलेवेंट फील्ड के अंदर जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप नहीं कामयाब होते तब तक आप लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों के, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी, जिन बच्चों के 99% मार्क्स हैं उनमें पर्सनालिटी के इशू ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता। मैम कि आपने पढ़ना है, बाहर नहीं जाना, हमारी मतलब बहुत मिसालें मेरे कि जी आपने
ये 6 माह तो भूल जाए ना, मेरे बच्चों के एग्जाम है 6 माह बाद, तो अब तो कुछ किसी शादी पे नहीं जाना, कोई रिलेटिव हमारे घर ना आए, हमने किसी को नहीं मिलना। बिल्कुल। इवन के मेरी एक आंटी हैं तो वो अपनी मदर को मना करती थी कि आप मुझे आप फ़ोन ना किया करें, मेरे घर में बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर बच्चा जो है वो 90% तक पहुंच गया तो घर में पूरे सोग का समा है, किसने तो टॉप करना था, तो ये 90% मार्क्स इसके आए, 100% क्यों नहीं आए? बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुदारा रहम करें अपने बच्चों पर भी, अपनी पूरी जनरेशन पे भी। एक मुझे भी याद पड़ता है कि जब हम एग्जाम्स का वक्त होता था तो लगता था जैसे जिंदगी मौत का मसला बिल्कुल बना। ऐसा ही है। आखिरी दुनिया का ये इम्तिहान है। और ये मैं जरूर ये बता दूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कतन कि हम कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं, लेकिन ओवर स्ट्रेस ना करें। आप स्ट्रेस दुनिया ना में करें। कामयाब लोगों की फहरिस्त निकालें तो वो वही हैं जो एवरेज थे पढ़ाई में, Average थे। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में, सोशल स्किल्स में वो इतना आगे थे कि उन्होंने इतना नाम मकाम बनाया। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं अब मुझे ये बताइएगा कि कितने सेशंस ऑन एन एवरेज, या इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, और आपके पास किस किस उम्र के बच्चे आते हैं स्पीच थेरेपी के अच्छा, सबसे पहले बच्चे की जब असेसमेंट की जाती है उसकी हेयरिंग चेक करवाई जाती है। अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वालिदैन को यही नहीं पता होता, क्योंकि वो कह रहे हैं बच्चा देख तो रहा है लेकिन वो सुन नहीं सकता। अगर सबसे पहले हेयरिंग असेसमेंट के बाद उसकी हिस्ट्री ली जाती है, क्योंकि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के 3 साल हैं। अगर मैं दिनों की बात करूँ तो पहले 2 दिन, मंथ की बात करूँ तो पहले 2 मंथ, और साल की बात करूँ तो पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 सालों में अगर कोई बच्चा आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर वो डिसऑर्डर बन जाता है। ऑटिज़म में, ADHD में चले जाता है। ऑटिज़म के जितने भी बच्चे हैं उनके सोशल स्किल्स नहीं होते, उनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऑटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हर है, दूसरे घर में आजकल ऑटिज्म का शिकार हैं बच्चे। और उनकी जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वजह है वो उनका स्क्रीन टाइम है, और स्क्रीन टाइम की ज़्यादा वजह ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की एक्टिविटीज़ में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। और ऑटिस्टिक बच्चे अपने आप की जात तक महदूद रहते, सोशलाइज नहीं करना नहीं करते। और बच्चों की डाइट में, बच्चों को इस कदर मीठा खिलाया जा रहा है, कुछ भी हो उनको यही कहा जाता है कि उनको डाइट में मीठा इंक्लूड ना करें। जितना ज्यादा बच्चा मीठा खाता है वो सेशन पे फोकस नहीं करता। मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने से हाइपर हो जाते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। हमारी एक जानने वाली, उनका बेटा छोटा, तो मेरे वालिद ने कहा उनको कि भाई ये बच्चा ADHD है, हाइपर है ज़्यादा, तो मैं इसकी शुगर कट डाउन कराओ। लो जी, बस वो कहना था। उन्होंने कहा ये क्यों आपने कह दिया? ये शुगर तो वो नहीं खाएगा, मीठा तो किस तरीके से? मेरे बेटे को तो आइसक्रीम भी चाहिए, वो दिन में 4-4 आइसक्रीम्स खा रहा है। हमें अपने बचपन में याद है कि जो सोडा ड्रिंक थी, अम्मी ताला लगाती थी, और वो ताला ऐसा लगाती थी कि वो हथौड़ी तोड़ के भी हम वो जो है नहीं। बहुत अच्छी आपने बात की। मुझे याद पड़ता है मेरे बचपन में हमारे घर में अच्छा खाना उस दिन बनता था जब मेहमानों ने आना। अच्छा खाने से मुराद है कि उसमें मिर्च मसाले पूरे, घी शी पूरा। सोडा ड्रिंक भी होती थी। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टू से कि हमारी चूंकि फैमिली में हम बट हैं, कश्मीरी हैं, तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही थोड़ा सा कोई सीनियर सिटीजन होता है, किसी के गोडे ख़त्म, किसी के गिट्टे ख़त्म, एंड तो वो ये कहते थे कि आप अपने बच्चों को अर्ली एज के ऊपर ध्यान से खाना पीना सिखाएं। मीठा ज़्यादा ना खाएं, ऑयल ज़्यादा ना खाएं, ताकि बच्चों को आदत पड़े। तो वो बड़ा हमें ना नाप तोल के इस तरह वो चीज़ें हमारे साथ वो करवाते होते थे, तो हम बड़ा उसको लेके परेशान। लेकिन आज मैं जब ये बात सोचता हूँ तो इट वाज वेरी राइट। और ये बिल्कुल ये हर घर के अंदर ये इतना विजन एटलीस्ट होना चाहिए। और ये हिकमत की बात है। तो अब तो बच्चों को दिन में 4-4 5-5 सोडा ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ऑर्डर करते हैं। अब तो घर में खाना बनता ही नहीं है, खाना बन जाए तो बच्चे तो खाना वो खाते ही नहीं है। और हर घर की स्टोरी है, वो सब कह रहे होते हैं कि हम बड़ों ने ये खाना है, बच्चे तो अपना मंगवाएंगे। जी फतिया जी, इस पे बताइए। और सबसे बढ़कर ये भी है कि एक्सेप्टेंस भी नहीं है। वालिदैन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चों को कुछ है। अगर कोई भी इशू है, नहीं इसका चाचू लेट बोला था, ये भी लेट बोलेगा। अगर कोई वो पहले का टाइम था, अब नहीं है, अब तो चेंज है, हर चीज़ चेंज है, मीडिया का दौर है, तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन से फ़ौरन ट्रीटमेंट के लिए आए। बिल्कुल, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, अब काउंसलिंग आप पेरेंट्स की कैसे करती है? अब इसका हल क्या है ये बताइए। अगर बच्चा स्टैमर कर रहा है यानी हकला रहा है, उसमें डेवलपमेंटल स्पीच डिलेज है, वो देर से बोल रहा है। आई वांट टू क्लैप फॉर यू। इतना आपने ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं है, एंड यू आस्क इट। बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल। सबसे पहले तो मदर को ही साइको एजुकेट किया जाता है। मदर का बस यही मकसद है, आपके पास ले आए ना थेरेपिस्ट के पास, इनको ठीक कर दें। भाई 3 साल से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई, वो ज़ीरो है, उसकी लर्निंग ज़ीरो है, तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती है। अब इस चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ बच्चे के उसके स्टाइल पे काम करते हैं, उसका इन्वायरमेंट चेंज किया रहता है, उसका स्क्रीन टाइम जो है वो टोटली ज़ीरो कर दें। उससे कहाँ पे चेंज करना है, फ्लैश कार्ड्स हों, उसके पास एक्टिविटीज़ हो। बच्चों को चीज़ों के नाम भी नहीं पता होता कि ये डोर है, ये टेबल है, उसके मोबाइल में सिर्फ जो चीज़ें चल रही हैं वही उसके माइंड में चल रही हैं, कि बच्चा एक फैंटेसी दुनिया में घूम रहा है, उसको रियलिटी का नहीं पता। बिल्कुल सही। तो बच्चों को जितना हो सके प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करें, Involve फिजिकली करें। इन्वॉल्व करें उन एक्टिविटीज में जिनसे आपका बच्चे के साथ राब्ता हो और सके। मजबूत हो और गैप कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फतिया जी। गो के नशिश छोटी लेकिन इस तरीके से आपने गुफ्तगू की कि हमें मोटा मोटी बातें समझ आ गई, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली नशिश में भी इंशाल्लाह आपको हम जरूर दावत दें। थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत welcome. शुक्रिया। आरिफ जी जी मैं तो आज इतना खुश हूँ। मैं आई वुड लव टू थैंक यू एंड योर टीम और मोहसिन जाफर भाई, सबका बहुत शुक्रिया। आज इतनी अच्छी लर्निंग हुई है That's- और लर्निंग सेशन है। पीटीवी ऐसे ही नहीं एक मदर जिसे कहते हैं कि इंस्टीट्यूट है। यहाँ आज आने के नहीं, आपका ये वाला प्रोग्राम किसी भी मॉर्निंग शो से 1000 दर्जे बेहतर है। बिल्कुल। और जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि लोगों का जितना भला और फायदा हो रहा है, बिल्कुल। मतलब आई शुड एवरीवन शुड अप्रिशिएट वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। अल्लाह और ताला मैंने बहुत तो मजा इनको आया पहले मुझे ही आज कहा के था ये इस तो मेरी सेशन से। बेस्ट होस्ट है। मैंने कहा कहने के बेस्ट फ्रेंड हूँ, फ्रेंड भी बन गए अब हम। थैंक यू सो, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र, मेरे रब की रजा, जिस काम में हो, हिकमत हो, मर्जी होती है। थैंक यू सो मच जी। शेफ नाजिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी तरफ से खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले छल्ला दे जा, निशानी तेरी मेहरबानी, ये मैं नहीं कह रही। आरिफ भट्ट ने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, ये एक मुअम्मा रहना चाहिए। क्यों? जी तो आ बिल्कुल, जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी क्लैप में आरिफ भट्ट।